आकाश मेरी छाती की ओर देखता रहता है। वो मेरे साथ करतना चाहता है। मैंने कहा, आकाश अब मैं चलती हूँ, यहाँ मच्छर काट रहे हैं। मुझे भी, आकाश ने अपने पैरों पर थपकी देते हुए कहा। अच्छा, जरा 2 मिनट नीचे आ जाओ ना। मैंने एक नया सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है, बहुत मज़ेदार चीज़ें हैं उसमें, तुमको भी दिखाता हूँ। ना चाहते हुए भी मैं आकाश के साथ सीढ़ियों से उतर आई। मेरे मन में एक अजीब सा डर समाया हुआ था। आकाश ने लैपटॉप ऑन किया और मुझे दिखाने लगा। मेरा ध्यान जल्दी से वहां से निकलने पर था। तभी मैंने गौर किया कि आकाश के घर में बहुत शांति है। सब लोग कहाँ गए हैं? मैंने आकाश से पूछा। आकाश ने जवाब दिया, यहाँ भी सारे लोग बाहर गए हुए हैं, कल तक आएंगे। मेरा दिल धक से रह गया। मैंने कहा, आकाश अब मैं निकलती हूँ, मुझे खाना भी बनाना है। मेरा इतना कहना था कि आकाश ने मेरा हाथ पकड़ लिया। यह क्या कर रहे हो आकाश? मैंने आकाश से पूछा। मुझे आकाश से किसी ऐसी हरकत का डर तो पहले से था, लेकिन आज उसे करते देखकर मैं अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। आकाश ने मेरी कमर में हाथ डालकर मुझे अपनी ओर खींचा और मेरे हाथों में थमी कमीज मुझसे लेकर टेबल पर रखते हुए बोला, जय की तस्वीरों में रोज नई नई लड़की होती है, तुम तो उसको एकदम पैकेट वाला खाना खिलाने के चक्कर में क्यों हो? तुम भी थोड़ी जूठी हो जाओ, किसी को पता नहीं चलेगा। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। आकाश ने मेरे मन में दबे उसी शक के बिंदु को छू लिया था, जिसके बारे में मैं दिन रात सोचकर चिंतित होती थी। क्या सही है और क्या गलत, यह सोचते सोचते बहुत देर हो गई। तूफान कमरे में आ चुका था। मैं आकाश को रोक नहीं पाई और मैंने खुद को उसे सौंप दिया। अब आकाश जब भी मुझे बुलाता, मैं भी खुशी खुशी अपनी छत फांद कर उसके पास चली जाती। फिर एक दिन मेरी जिंदगी में तूफान आ गया। मैं प्रेग्नेंट हो गई और मेरे माँ बाप को जब यह पता चला तो वे सुन्न रह गए। मेरे घर में जोरदार हंगामा हुआ। इसके बाद मेरा हाइम्नोप्लास्टी कराकर जय के आते ही मुझे ब्याह कर विदा कर दिया गया। मेरा भी मन जय के साथ संतुष्ट था, क्योंकि आकाश के पास तो मैं खुद को शारीरिक सुख देने और जैसे अनचाहा बदला लेने के लिए जाती थी। धीरे धीरे 3 साल बीत गए, लेकिन मेरे और जय के घर नया सदस्य नहीं आया। हमने डॉक्टर से जांच कराई, जय में किसी तरह की कोई कमी नहीं निकली। इसके बाद बारी मेरी रिपोर्ट की थी। डॉक्टर ने हम दोनों को अपने केबिन में बुलाया और उलाहना सा देते हुए कहा, मेरे समझ में नहीं आता मिस्टर जय कि जब आप लोगों को बच्चा चाहिए था तो आखिर आपने अपना पहला बच्चा गिराया क्यों? बच्चा गिराना कोई खेल नहीं है। अगर ऐसा कराने वाला डॉक्टर अनुभवी नहीं हो तो आगे चलकर पेट से होने में दिक्कत आती ही है। आपकी पत्नी के साथ भी यही हुआ है। जय हैरान रह गया और मुझको तो ऐसा लगा मानो मुझे किसी ने अंदर से खाली कर दिया हो। जय ने टूटी सी नज़र मुझ पर डाली और डॉक्टर की बातें सुनता रहा। वहां से लौटकर आने के बाद जय चुपचाप पलंग पर बैठ गया। अब तक की जिंदगी में जैसे बेहिसाब प्यार पाकर उसके प्रति श्रद्धा से लबालब हो चुकी, मैंने उसके पैर पकड़ लिए और रो रोकर सारी बात बताई। जय के चेहरे पर हारी सी मुस्कान खेल उठी। वह उठकर दूसरे कमरे में चला गया। हम दोनों को वहीं बैठे बैठे रात हो गई। मैं जानती थी कि इस सब की जड़ वही है, इसलिए पहल भी उसे ही करनी होगी। थोड़ी देर बाद मैं जय के पास गई। वह दीवार की ओर मुंह किए बैठा था। अपने आंसुओं को किसी तरह रोककर मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। जय ने मेरी ओर देखा और भारी आंख लिए बोल उठा, तुम भरोसा करो या ना करो, लेकिन तुम्हारे लिए मैंने काजल की कोठरी में भी खुद को बेदाग रखा और तुम केवल शक के बहकावे में आकर खुद को कीचड़ में धकेल बैठी। मैं फूट फूट कर रोई जा रही थी। जय कहता रहा, यह मत समझना कि मैं तुम्हारी देह को अनछुआ ना पाकर तुम्हें ताना मार रहा हूँ, बल्कि सच तो यह है कि पति पत्नी का संबंध तन के साथ साथ मन का भी होता है, और तन को मन से अलग रखना हर किसी के बस में नहीं होता। तुम्हारा मन अगर तन से खुद को बचा पाया है तो मेरा दिल आज भी तुम्हारे लिए दरवाजे खोलकर बैठा है, वरना मुझे तुम्हारा अधूरा समर्पण नहीं चाहिए। फैसला तुम्हारे हाथ में है रचना। अगर तुम्हें मुझसे कभी भी प्यार मिला हो तो तुम उसी प्यार का अब दोबारा मुझे किसी बुलावे में मत रखना। मैंने जय के सिर पर हाथ फेरा और वापस अपने कमरे में आ गई। मेरी आंखों के सामने जय के साथ बिताई रातें घूमने लगी, जब मैं आकाश को महसूस करते हुए जय को अपने सीने से लगाती थी। मेरे मन ने मुझे धिक्कारना शुरू कर दिया। विचारों के ज्वार भाटा में मैं सारी रात सोती रही।
सुबह हो गई तो मैंने अपने आंसू पोंछे और फैसला कर लिया। मैंने अपना सामान बांधा और जय के पास पहुंची। जय ने सवालिया निगाहों से मेरी ओर देखा। मैंने जय का माथा चूमा और जय की जेब से उसका वही रुमाल निकाल लिया जो मैंने शादी से पहले उसके प्रदेश जाते समय निशानी के रूप में अपने पास रखी थी। मैंने वह रुमाल अपने बैग में रखा और बोली, मुझे माफ मत करना जय। मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ, मैं तुम्हारे लायक नहीं थी। मैं जा रही हूँ, अपनी नई जिंदगी शुरू करो और हाँ, इतना भरोसा दिलाती हूँ कि अब तुम्हारे इस रुमाल को अपनी बची जिंदगी में दोबारा बदनाम नहीं होने दूंगी। फिर मैं अपनी आंखों के बहाव को रोकते हुए तेजी से मुड़ी और दरवाजे की ओर चल पड़ी।